नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। कहते हैं जल बिना जीवन अधूरा है और निर्मल जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हर सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है। और वैसे में जो काम स्थानीय जनप्रतिनिधि को करना चाहिए वो काम मंगरू पैडमैन मंगेश और जल संरक्षक शशांक ने कर दिखलाया है, जिन्होंने रांची के अनगरा प्रखंड के रासाबेड़ा गाँव में एक चूहे को अस्वच्छ पानी को स्वच्छ कर गांव वालों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया है। आज हमारे साथ मौजूद है मंगेश और शशांक की जोड़ी। इन्हीं से जानते हैं पानी की कहानी। मंगेश पैडमैन मंगरू पैडमैन थे पहले, और जल संरक्षक मंगेश कैसे बना, ये सबसे पहला सवाल यही रहेगा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से और लगातार के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को नमस्कार और जोहार। जहाँ तक बात है पैडमैन के सिलसिले का, तो वो हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे अभी भी काम कर रहे हैं। और जल है तो जीवन है, ये हम सब हमेशा सुनते हैं, समझते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं। तो इसी दौरान मेरा और शशांक का मुलाकात बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया में आज से 4 साल पहले हुआ था, जब वो SBI यूथ फॉर इंडिया फेलो थे, और कहानी वहीं से शुरुआत हुई है। और लगभग साल भर पहले शशांक भाई रांची आए और हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो शशांक भाई के साथ एक दिन दोपहर में बैठ कर के चर्चा किए कि एक गांव है रासाबेड़ा जहां पे पानी का समस्या है, बहुत ज़्यादा वहां पे वाटर स्ट्रेस है, और लगभग हमें लगता है कि आज़ादी के बाद वहाँ पे लोगों के लिए पानी एक बहुत बड़ा समस्या था। और सुदूर होने के कारण, क्योंकि झारखंड का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उस पे आप देखेंगे कि बहुत सारे गांव बहुत ही सुदूर देहात में है, तो काफ़ी बार होता है कि सरकारी योजनाएं ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसी संदर्भ में वहीं से कैंपेन की शुरुआत हुई। फिर हम और शशांक उस गांव में गए, और उस गांव में जाने के बाद हम लोगों ने उस गांव के ज्योग्राफी को समझा, और शशांक भाई का उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टी रहा कि हम सब कैसे वहाँ के गाँवों को पानी मुहैया करवा सकते हैं और उनको शुद्ध पानी मिल सकता है। और वहीं से फिर हम लोगों का जर्नी शुरू हुआ। साल भर पहले हम लोगों ने रासाबेड़ा पेयजल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और उसके बाद नए साल में हम लोग केरवा टिकरा एक गांव है, वो भी हमारे अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। तो वहाँ पे भी एक तालाब था जो पिछले 40 साल से उस तालाब वैसा ही सूखा पड़ा हुआ था। तो उस तालाब को भी हम लोगों ने नया जीवन दिया, और गांव वालों के मदद से, कम्युनिटी के मदद से और बेयरफुट कॉलेज के मदद से हम सब लोगों ने मिलके इस कार्य को अंजाम दिया। तो 2 प्रोजेक्ट अब तक हम लोग पानी पे कर चुके हैं, एक रासाबेड़ा और एक इस साल में हम लोगों ने कहें तो एक नया साल का गिफ्ट है केरवा टिकरा के गाँव वालों के लिए। तो ये तो रही मंगेश मंगरू पैडमैन की बात। अब हम शशांक से जानेंगे, जो कि पहले से ही जल संरक्षण का काम करते चले आ रहे थे, और अब मंगरू पैडमैन को आपने कैसे जोड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। सभी को नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। और ये काम का शुरुआत हुआ था करीब 2019 मार्च में। कुछ काम के सिलसिले में हम रांची आए, और तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक हम लोग संस्था बनाते हैं, और संस्था के ही तहत हम लोग पानी के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्राम नाम की वो संस्था है, अंग्रेज़ी में उसका पूरा नाम ग्राउंड वाटर एंड रिफॉरेस्टेशन एडेप्टिव मैनेजमेंट। तो उस समय था कि संस्था नई थी, तो अब काम की शुरुआत कैसे की जाए। तो हम लोग पहला प्रोजेक्ट ऐसा करना चाहते थे जो वाकई में जहाँ पे कम्युनिटी को, लोगों को उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत रहे। और ये बहुत चैलेंजिंग था कि स्टार्टिंग में फ़ंड कहाँ से इकट्ठा किया जाए। तो ये एक तरीके से कहिए कि हम लोगों ने एक गैम्बल खेला, या फिर जो अपने दोस्त थे उन लोग पे भरोसा था, और हम लोगों ने क्राउड फंडिंग शुरू किया ऑनलाइन। तो शुरू में थोड़ा सा मतलब घबराहट भी हो रहा था कि हम लोग कमिटमेंट दे दिए गांव वालों को, और फिर उसके बाद फिर क्राउड फंडिंग पूरा नहीं हो पाया, तो ये पैसे कहाँ से हम लोग लाएंगे, इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। मगर रांची शहर का भी हम कहेंगे बहुत सपोर्ट रहा, बहुत लोग यहाँ से आगे आए, और भी जो पूरे भारत में हमारे जो मित्र हैं, और ये भी कहिए भारत से बाहर के भी लोगों ने भी सपोर्ट किया है, और हम लोग रासाबेड़ा का काम पूरा कर पाए। तो इनसे मुलाकात वहीं राजस्थान में हुई थी, जब यूथ फॉर इंडिया एक फेलोशिप है रूरल डेवलपमेंट 13 महीने का, तो उसी के अंडर में हम बेयरफुट कॉलेज में काम कर रहे थे राजस्थान अजमेर में। तो वहाँ पे वो शुरुआत हुआ जल संरक्षण के काम को लेकर। तो एक गांव था, उस गांव को पूरा मोबिलाइज़ किया गया, मतलब उसमें हम भी थे, और जो बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के स्टाफ थे उनका भी बहुत योगदान रहा। और वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म होने को था, तब फिर मंगेश भाई वहाँ राजस्थान आए हुए थे विज़िट के लिए।
तो इनसे पूछा कि आप वहाँ चल के देखना चाहते हैं, तो ये गए हमारे साथ और गांव वालों से भी मिले, बाकी जो फील्ड पे जितने लोग थे, जो स्टाफ थे, उन लोग से मिले और तब ये बोलें कि कुछ झारखंड के लिए भी करने के लिए। और उसके बाद हम एक राइड पे जा रहे थे, पानी वाटर राइड था राजस्थान से रामेश्वरम, और फिर आपका नोटबंदी के कारण वो विशाखापट्टनम में ही ख़त्म हो गया। तो उसी दौरान ये बोले थे कि रांची आने के लिए यहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो नहीं हो पाया वो राइड पूरा, मगर फिर भी हम लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए थे और रांची आने पे फिर बात हुआ और ऐसे ही बस शुरुआत हो गया संस्था का। शशांक और मंगेश दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और जल संचय का काम जो इन्होंने किया है उस पर और भी विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि आखिर जो ये काम आप लोगों ने शुरू किया तो उसमें श्रम की काफ़ी ज़रूरतें होती है। गांव वाले आते होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी आते होंगे, वो बोलते होंगे कि आखिर आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है, तो इनके लिए क्या जवाब आप लोग दिया करते थे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब देश आज़ाद नहीं था तब भगत सिंह को कौन बोले थे कि देश को आज़ाद करवाना और आप अपना जान दे दीजिए। तो हम सब के जो आइडल हैं और इतिहास रहा है, हम सब लोगों का इतिहास जो है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे उपायों से, मैं हमेशा कहता हूँ कि एन इंडिविजुअल अप्रोच कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो हमें और शशांक जहाँ पे भी हम दोनों जाते हैं और लगता है कि इस विषय पे काम करना चाहिए तो वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है कि जल ही जीवन है। और जिस तरह से पूरा विश्व साथ पे, आप अगर संयुक्त राष्ट्र का अगर SDG गोल्स भी आप देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देखेंगे, तो उसमें क्रमांक संख्या 6 जो है उस गोल का वो सीधा तौर पे निर्धारित है पेयजल से संबंधित या जल संरक्षण से संबंधित। और सिर्फ यही नहीं, जब हम लोग रासाबेड़ा पे काम कर रहे थे तो शशांक के रिसर्च के द्वारा हमें ये भी पता चला कि ऋग्वेदा के अद्वायरु सूक्त में 10 केंद्र बिंदु मेंशन किए गए हैं जो हमारे ऋषियों के द्वारा बताया गया है। उसमें से एक प्रमुख केंद्र बिंदु जो है वो जल संरक्षण और जल संचयन पे है। तो यही है कि और पूरे विश्व में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ में, चाहे आपको अगर फैक्ट्री खोलना है तो वहाँ पानी की आवश्यकता है, अगर आपको अपने अच्छे कपड़े भी चाहिए तो उसमें भी, उस निर्माण के लिए भी पानी चाहिए, जहाँ पे किसानों का हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे भी पानी चाहिए खेती के लिए। तो पानी जैसा ये वाकई में है कि जल है तो जीवन है, लेकिन ये महज एक कहने वाली बात नहीं है। जिस तरह से पूरा विश्व आज जलवायु के समस्या से जूझ रहा है, और ख़ास तौर पे अगर आप रांची के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरह से रांची का जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग रांची को स्मार्ट सिटी के तौर पे देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस समय में जल से संबंधित या समाज के और भी किसी विषय से संबंधित जो कि लगे कि वो हमारे लिए सतत विकास पे काम करेगा या सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर सभी युवाओं को काम करना चाहिए। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं, अगर जल का समस्या देखते हैं और वो हमारे जितने भी कैपेसिटी में जितना बेहतरीन रूप से हो पाए, तो हम और शशांक मिल के उस चीज़ को करने का प्रयास हमेशा करते हैं। जैसा कि शशांक भाई ने कहा कि शुरुआती दौर में रासाबेड़ा में हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के द्वारा उस काम को अंजाम दिया। तो हम लोग बैठे नहीं रह सकते हैं कि सरकार आएगा या कोई कहीं बाहर से आएगा, कोई अदृश्य ताकत आएगा और समाज का विकास हो जाएगा। ये संभव नहीं है। जब तक हम सब अपने व्यक्तिगत तौर पे जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो ये एक व्यक्तिगत प्रयास से ही शुरू हुआ और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा मुहिम बनेगा। और हम और शशांक मिलके एक मुहिम भी चला रहे हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है #रिचार्ज रांची, ताकि हम सब रांची के जल स्तर को भी सही तौर पे बना के रख पाएँ। और जितना हो सके, आप देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बहुत बार लॉ भी पारित किया गया है कि जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो है उस पर फोकस किया गया है। लेकिन आज पूरे शहर में आप कहीं पे भी जाएं, चाहे कोई आप बेहतरीन अपार्टमेंट में भी जाएं, बहुत कम अपार्टमेंट या बहुत कम घर आपको दिखेगा जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी की गई है या लोगों ने खुद से किया है। तो हालांकि अभी हमारे पास में पर्याप्त जल है, बहुत ज़्यादा संकट नहीं है। और लेकिन हाल के समय में आप देखेंगे जैसा बेंगलोर में हुआ कि पानी ही नहीं था 1.5 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही समय है जहाँ पे समाज के हर एक लोग को मिल के
एक एक बूंद जल जो है उसको बचाना पड़ेगा। तो जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, या फिर आप देख लीजिए कि बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ में जो है एसटीपी प्लांट भी लगाए जाते हैं, जहाँ पे अशुद्ध जल को जो है उसको शुद्ध करके लोग उसको इरिगेशन के लिए, खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमारे सरकार को भी, और साथ ही साथ ये विषय ऐसा है, जब हम सब सामाजिक न्याय या सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं तो वो एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ही सब कुछ करेगी। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे दोनों तरफ से काम होना चाहिए। और मैं समझूंगा कि ये सही समय है, अगर अभी निर्णय लेकर के सुधर जाएं और सही रूप से अगर हम सब जल संरक्षण और जल संचयन पे काम कर लें, तो हमें लगता है कि फिर आने वाले पीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ा वरदान होगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ी हो सकता है कि वो हमें जो है अभिशाप भी देंगे। शशांक, आपसे सवाल है जल संरक्षण, चूँकि आप कई दिनों से, कई सालों से ऐसा काम देख रहे हैं, रासाबारे में क्या ऐसा आपने देखा और क्या फिर किया आपने वहाँ पर? और चूँकि पानी था, वहाँ पानी की उपलब्धता थी, लेकिन वह साफ पानी कैसे गांव के लोगों तक पहुँच सके, उसमें आप लोगों ने बेहतरीन काम करके दिखाया। तो क्या कुछ ख्याल आया और क्या कुछ देखा आपने वहाँ पर स्टार्टिंग में? देखिए, जब मैं वहाँ पहली बार गया तो गांव वालों से देखिए क्या होता है, आप कहीं पे भी किसी जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिटी से करना चाहिए, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। वो हो सकता है कि सॉल्यूशन उसी में से निकल के आए। तो जब और ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो जब मैं पहली बार वहाँ पे गया तो सबसे पहले पूछा कि यहाँ पे वाटर सोर्स, जो जल स्रोत क्या क्या हैं, चाहे वो कुआं हो, पहाड़ी नाला हो, हाँ कहाँ कहाँ पानी है और किस रूप में। तो उसमें वो लोग बताएं कि यहाँ एक कुआं है, ये कुआं है, या ये कुआं सूख गया, ये हैंडपम्प है, पानी से वो लोग यूज करें, क्या करते हैं? हाँ इसी। तब फिर वो बताए कि एक चूहा है, चूहा जो आपका एक कहिए पहाड़ी नाला के तरह हुआ, बट वो एक्चुअली में वो चूहा भी एक ग्राउंड वाटर है। जो पहाड़ के कहीं स्तर में वो पानी जमा है, वो एक्चुअली में ग्राउंड वाटर है। जो आपका जो भी फ्रैक्चर्स हैं रॉक्स के, उसके बीच में वो एक्वाइफर है पानी का, उसके फ्रैक्चर्स में से वो पानी सीप करके, सीपेज होकर के वो निकल रहा है। तो उसका कहीं और है, वो पानी कहीं और से आ रहा है कैचमेंट से, वहाँ एक्वाइफर में वो हमेशा जमा हो रहा है। ये भी कि उसके पीछे पहाड़ है और जंगल है, पेड़ भी रहना ज़रूरी है, वो पानी को नीचे पहुँचा रहे हैं उसको वहाँ तक। अगर उधर पीछे जंगल कट जाए तो वो चूहा भी बंद हो जाए। तो लोगों ने बताया कि इसमें पानी हमेशा रहता है, मतलब 12 महीने, थोड़ा सा मार्च अप्रैल के बाद पानी का धार थोड़ा सा कम होता है, मगर कभी रुका नहीं है आज तक इतने साल। बारिश भी बहुत अच्छी होती है यहाँ, और बारिश भी अच्छी होती है, 1200-1300 mm का रेनफॉल है। तो फिर वो बताएं कि जब मैंने पूछा कि इसका इस्तेमाल कैसे आप लोग ले रहे हैं, तो पीने का पानी वो वहीं से ले रहे थे, क्योंकि जो बाकी हैंडपम्प थे तो उसमें कुछ हैंडपम्प सूख जाते थे और कुछ हैंडपम्प में वो बताएं कि आयरन बहुत ज़्यादा था, तो वो उसी पे जाते थे। और वो पानी कोई ख़ास गंदा भी नहीं था, मतलब उसका हम लोग लैब टेस्टिंग कराएं, TDS वगैरह उसमें मिनरल सब परफेक्ट था। बस यही था कि वो पानी वहाँ रुकने के वजह से, और कई सारे इस्तेमाल जैसे हो गया, बर्तन भी धो रहे हैं, मवेशी भी पी रहे हैं, जंगली जानवर भी वहीं आके रात में पानी पीते थे, तो उस वजह से बैक्टीरिया वहाँ पनपने लग गया। और बरसात में तो गंदगी ले करके उधर से आता है, तो उस वजह से डायरिया वगैरह का भी शिकायत था। तो सॉल्यूशन वहीं से निकला कि अब इस पानी को सरफेस वाटर मैनेज कैसे किया जाए। तो उसके बाद हम लोग एक पॉइंट बनाए, लोगों से ही उन्हीं से पूछा कि पॉइंट कहाँ रहना चाहिए जहाँ पे सब लोग आसानी से आ सके। तो एक स्कूल था गांव में, स्कूल के बगल एक पॉइंट देखा। फिर वहाँ से हम लोगों ने देखा कि वो चूहा का पानी ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो यहाँ तक ले आया जा सके। तो अब था कि सेग्रीगेट करना था कि उनका नहाने और बर्तन धोने का। तो बीच में एक जगह हौद बनाया गया, सम्प, वो 5600 लीटर का सम्प था। वो पानी पहले आया उसमें पाइप के माध्यम से, और चूहा को बस थोड़ा सा पत्थर वगैरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया और उसको ढक भी दिया ऊपर से, ताकि पत्ते वगैरह उसमें ना गिरें। अब पानी वो लगातार फ्लो में हो गया, तो पानी फ्लो में हो गया तो बैक्टीरिया पनपने का संभावना बहुत कम है। तो अब वहाँ से वो पानी उस हौद में आ रहा है, सम्प में, वहाँ वो नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए वो पानी इस्तेमाल में रहे। दूसरा, कैसे निकाला करते थे पानी वो लोग, गाँव वाले लोग? पहले जैसे बर्तन वगैरह से निकाल लिए, वो वही चूहा में गए, बर्तन या जो भी बाल्टी या मग वैसे लेकर के गए, उससे पानी निकाल।
अब वो पानी हौद में आ गया, हौद में से फिर एक और पाइप हम लोगों ने जोड़ा स्कूल तक, वहाँ 13,000 लीटर का एक टंकी बना, एक टंकी बिठा दिया। और मगर वो पानी पहले उस टंकी में घुसने से पहले एक फ़िल्टर बेड से होकर के गुज़र रहा है। फ़िल्टर बेड में आपका चारकोल हो गया, सैंड फ़िल्टर हो गया, ये जो नॉर्मल एक फ़िल्टर रहता है, सैंड फ़िल्टर या चारकोल फ़िल्टर बोलिए, और कुछ स्टोन्स पेबल्स हो गए, तो उसमें कोई हैवी फिल्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं था। तो वो पानी उससे गुजर के इसमें आके जमा हुआ, और यहाँ से वो टंकी के ऊपर ही एक हैंडपम्प लगा है, वो हैंडपम्प से भी निकाल सकते हैं, और एक मोटर का सिस्टम भी कर दिया। तो वो मोटर से एक टंकी छत पे भी लगा दी ताकि स्कूल के बच्चे डायरेक्ट नल से पानी ले सके। और एक और पाइप चला गया स्कूल के टॉयलेट के लिए। स्कूल का टॉयलेट बना हुआ था मगर उसमें पानी नहीं था। इसके साथ साथ स्कूल के छत का हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया, एक बारिश का भी पानी वहाँ। हाँ, मगर वो अलग है, वो अलग है वो क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो सरफेस वाटर एक में नहीं मिला सकते, उसका पीएच वैल्यू अलग रहता है। तो वो पानी अलग से हम लोगों ने वो रिचार्ज पिट बना के स्कूल का पानी रिचार्ज कर दिया। बस यही था ये पूरा प्रोजेक्ट। उस पानी उससे को पहले आप लोगों के पानी के स्टोर करने से पहले वो पानी कहाँ चला जाता था? वो पानी आगे बह के जंगल में निकल जाता था, वेस्ट हो रहा था वो पानी। वेस्ट नहीं कहिएगा, आगे भी वेजिटेशन रहता। हम लोगों ने उस पानी को पूरा ब्लॉक नहीं किया ताकि आगे उस पानी पे खेत में भी जा सके, और जंगली जानवर भी उस पानी पे निर्भर होंगे कहीं ना कहीं। को आपने इधर रखा, आधा लिया और आधा उधर जाने दिया। वो पूरा पानी ब्लॉक करना, वो मतलब शुरू से यही सोचना था पूरा पानी ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि उधर भी वो बहते जाना चाहिए। आगे भी वेजिटेशन उस पर डिपेंडेंट होगा, और उस पर जानवर वगैरह, वो किन पौधों को, पेड़ों को वो पानी जा रहा है अंदर से, तो इसलिए पूरा पानी रोकना वो उचित नहीं था। इस काम में ब्रेन आप लोगों का था, तो कुछ श्रम भी लोगों का भी ज़रूरत तो था काम करने के लिए, तो उसके लिए मजदूर या गांव वाले ने कितना समर्थन दिया वहाँ पे? गांव वालों ने श्रमदान दिया, जो 15 दिन में 1 दिन का श्रमदान रहता है। उसमें जो भी उनका वो पेमेंट रहता था वो वापस से फिर प्रोजेक्ट में लग जाता था। तो ये उनके तरफ से श्रमदान था। और जो भी उन लोगों ने लेबर वर्क किया ताकि गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो गांव से ही सारे वो लेबर थे, या फिर जो भी लोग इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, जो भी मॉनिटर भी कर रहे थे, वो वहीं गांव से ही थे। मंगेश, कैसा अनुभव रहा उस कार्य के दौरान? के लोगों को क्या कहना पड़ता था, फेथ दिलाना होता था कि क्या होगा? वो लोग पूछते होंगे कि आखिर ये कैसे होगा, नहीं होगा, हम लोगों को कुछ ये जानकारी हम जानना चाहेंगे। बहुत शानदार था अनुभव, और अभी भी अनुभव बहुत ही शानदार है। और इस दौर पे, जिस दौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने का, कुछ दिन पहले आरा केरम गांव की भी जिक्र किया था जी। तो जहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं, जैसा कि शशांक भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहे थे कि गांव के ही लोगों को हम लोगों ने उनको उचित भुगतान भी दिया, पानी को भी हम लोग पूरी जो है वेस्ट नहीं किए, बहने नहीं दिए। आधा पानी जो है वो गांव वालों के लिए रहा, आधा पानी आगे के वेजिटेशन के लिए और वहाँ के पशु पक्षियों के लिए भी। तो जब हम सब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम लोगों का यही कोर फोकस रहता है कि गांव का जो रेवेन्यू है उसी गांव में रहे, कहीं बाहर से जो है वहाँ पे लोगों को ला करके उनको रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट से ना जोड़े, और वहीं से ही रोज़गार उत्पन्न हो। और आगे फिर हम सब उस गांव को केंद्र करते हुए हम सब वहाँ पे इको टूरिज़्म को भी प्रमोट करने वाले हैं। हालांकि वो हो गया रहता, लेकिन कोविड के लिए जो वैश्विक जो महामारी, जो कोरोना वायरस को लेकर के आज पूरा विश्व झेल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे उस समय में शुरू नहीं कर पाए। और रूपरेखा ऑलरेडी बन चुका है, और उस गांव में जो है हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ के गांव वालों को और बाहर नहीं आना पड़ेगा, कि उन्हें हर रोज़, क्योंकि हमारे प्रदेश के पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के ज़्यादातर जनजातीय भाई बहन जो है वो रोज़ के दिहाड़ी और मजदूरी पे निर्भर हैं, जहाँ पे उनको 250, 300 या 400 रुपये उनको मिलता है। और वो भी मिलता है जब वो अपने गांव से काफ़ी दूर शहरों की तरफ आते हैं काम करने के लिए। तो हमारा और शशांक का और हमारे संस्था ग्राम का यही कोर फोकस और केंद्र बिंदु है कि हम सब कुछ ऐसा करें कि वो गांव वाकई में अपने स्थान पर रहते हुए आत्मनिर्भर बने। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा है कि इफ़ यू पोर डाउन द एंटायर वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन वन पर्टिकुलर विलेज, दैट विलेज वोंट बी एम्पावर्ड अनलेस एंड अनटिल दोज पीपल दे डोंट वांट टू स्टैंड ऑन देयर फीट। तो हम लोगों का यही कोर फोकस है कि वहाँ के लोग आत्मनिर्भर हों और अपने पैरों पे वो खुद से खड़े हों। और मैं समझता हूँ कि एक आदर्श गांव का शुरुआत हम लोग रासाबेड़ा से कर चुके हैं।
तो मंगेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मंगरू पैडमैन से मशहूर है ही, और निश्चित रूप से आप जल संचय से जुड़े हुए हैं। मंगरू पैडमैन से हम पैडमैन पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर, चूँकि आप मंगरू पैडमैन से प्रसिद्ध हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कैसा कुछ अनुभव रहा पैडमैन को लेकर? देखिए, हम डेटाज पे बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे देश का पूरा सिस्टम डेटाज पे चल रहा है, तो हम भी डेटाज पे ही बात करेंगे, क्योंकि अंत में जो है बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ही देखा जाता है। तो अगर हम सब अगर अपने प्रदेश के पृष्ठभूमि में देखें और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा अगर आप खंगालें थोड़ा, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन या माहवारी कहिए या पीरियड्स कहिए, उस डेटा पे हम लोग कहाँ खड़े हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी भी हमारे प्रदेश में लगभग 81.5% महिलाएं जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन के समय में अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करती हैं। सिर्फ 13 या 12 पॉइंट कुछ % महिलाएं जो हैं वो सैनिटरी पैड खरीद पाती हैं या उसका इस्तेमाल जानती हैं। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप समझिए कि जिस समय में एक बहन को मोनार्की हो रहा है या पहले समय के लिए पीरियड्स हो रहा है, अगर उस समय से लेकर के 19 साल या 20 साल के उम्र तक अगर वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करे, तो उसका शरीर पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसमें से यूटीआई और आरटीआई, जिसको हम सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उसका खतरा बना रहता है। और ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि जिस समय में हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पब्लिक यूनिट्स में जो है वहाँ पे हम सब महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लॉज ला रहे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक पुरुष नया जीवन को इस धरती पे नहीं ला सकता है। ये एक महिला ही होती हैं जो एक नया जीवन को इस धरती पे लाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश का भविष्य महिला के कंधों पे डिपेंड होता है। और ये भी है कि जिस तरह से हाल के समय में हम सब देखते हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो डाउरी से संबंधित हो या रास्ते चलते हुए ईव टीजिंग के मामले हों या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सामाजिक दायित्व भी हर एक पुरुष का बनता है कि महिलाओं को उचित हक मिले और उनको उचित सम्मान मिले। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि घर के 4 दीवारी में ही अगर महिला अगर हाइजीनिकली सशक्त नहीं है, जहाँ पे वो पीरियड्स और मासिक को लेकर के बात ही नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो अपने पति से या अपने गार्जियन से या अपने भाई से, तो सामाजिक सशक्तिकरण की बात काफ़ी दूर है। क्योंकि एक सजग और एक स्वस्थ महिला ही, बहन ही आने वाले समय में माता बनती हैं, जो एक सुदृढ़ भविष्य को जन्म देती हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जो आप उसका इम्पैक्ट 5 साल या 10 साल में नहीं देख सकते हैं। और जैसा कि मैं कहा, जब भी हम सब सामाजिक प्रयास या सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वो एक तरफा डायलॉग नहीं होता है, वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और उसमें एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट ही है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसको हम लोग SBCC कहते हैं, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। तो मैं अपेक्षा करूंगा प्रदेश के सरकार से भी कि महिलाओं के विषय पे और जो है उस पे थोड़ा सा जोर दिया जाए। और आजकल बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे महिला सखी मंडल इतना सुदृढ़ है, तो उस सखी मंडल के माध्यम से हम सब कैसे महिलाओं के बीच में मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस को लेकर के जाएं। और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगा कि ये जो गैप जो है, लगभग जहाँ पे 80% महिलाएं सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ कर पा रही हैं, तो उन लोगों में भी सजगता आए। और सिर्फ सैनिटरी पैड मुहैया करवाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सब उसको 3 चरणों में करते हैं। पहला है कि हम बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों ज़रूरी है। दूसरा कि उनके बीच में पैड वितरण करना या उनको समझाना या उनको एम्पावर करना। तीसरा, पैड को वो कैसे डिस्पोज करें, क्योंकि आज के समय में मार्केट में जो भी सैनिटरी पैड उपलब्ध हैं, हर एक पैड में जो है एक पतला सा थिन लेयर होता है जो प्लास्टिक का होता है, बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हमारे वर्तमान के सरकार को भी और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमें ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले समय में कि यूज्ड पैड को कहाँ पे डिस्पोज किया जा सकता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं, हर एक पेट्रोल पंप में जो है टॉयलेट की सुविधा होती है,
तो वहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन ज़रूर लगाया जाए। स्पेशली जो महिलाएं हाईवे से गुजरती हैं, चाहे वो परिवार के साथ हों, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं बाहर भी रोज़गार के सिलसिले में जाती हैं, या बहुत सारी महिलाएं बाइक राइड्स भी करती हैं, तो उनको भी देखते हुए कि हाईवे पे भी जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे भी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स हों, और साथ ही साथ इंसिनेटर की भी व्यवस्था हो जहाँ पे उसको डिस्पोज कर पाएँ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जो रिपोर्ट कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का, कि भारत हर साल लगभग 12 लाख ट्रिलियन टन सैनिटरी वेस्ट डिस्पोज कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले 10 साल में सरकारों को जो है कि अलग मुहिम चलाना पड़े कि कैसे हम सब सैनिटरी वेस्ट से निपटें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं यही कहूँगा कि सब लोगों से कि लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। ये कोई श्राप नहीं है, ये अमूमन क्या, ये विश्व के हर एक महिला को होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा विशेष से आते हों। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग बात करें इस चर्चा पे, लोगों को एम्पावर करें, ताकि वो महिला जो है खुल के इस विषय पे अपने आप को भी सशक्त करें, और आगे चल के हम सब एक सही भविष्य का निर्माण कर पाएँ अपने देश के परिप्रेक्ष्य में। मंगेश, आपको नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत है? शहरी क्षेत्र तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमें लगता है कि और भी सरकार को मुहिम चलानी चाहिए। कई सारे एनजीओज हैं जो वो भी चला रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों को ज़्यादा जागरूक? ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, आप देखेंगे कि सरकार के जो स्कीम्स चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। हालांकि हर एक स्कीम जनहित ही होता है, वो जन विरोधी स्कीम्स नहीं होता है, चाहे वो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो या केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हो। तो आप सही कह रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, या ब्लॉक स्तर पे भी लोग जागरूक नहीं हैं। कौन सा स्कीम कहाँ से लेना है, अगर वृद्धा पेंशन लेना है तो उसको कहाँ जाना है, तो उस बीच में क्या होता है कि बहुत बार वो दलाल के चक्कर में भी फंस जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण भारत को हम लोगों को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और हम सबको बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, जैसे इस पे हम और शशांक उस पे प्लान भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम सब जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के जनहित स्कीम्स चल रहे हैं उसका भी सरोकार का एक कार्यक्रम जो है हम लोग उन गाँवों में रखेंगे, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि जो भी योजनाएं जो चल रही हैं उस योजनाओं के अंतर्गत लाभुक कौन है, अगर उनको वो लाभ लेना है तो उनको कहाँ जाना है। तो ठीक उसी प्रकार से ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक ऐसा विषय है जिसमें ख़ास तौर पे गांव के महिलाओं को हमें बहुत ज़्यादा उनको सजग करना पड़ेगा, और इसमें एक युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी समय मिले, महीने का एक दिन समय निकाले हमारे रांची के जो शहर के जो युवा हैं, और वो एक दिन समय निकाल करके यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज में वो जाएं, और वहाँ के लोगों के साथ में वो बात करें, लोगों को वो जागरूक करें। और जैसा कि आपने कहा शहर, तो मैं शहर पे आता हूँ, और बड़ा दिलचस्प है, जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा खंगालेंगे तो जो स्कूली बच्चे हैं वो ज़्यादा हैबिचुएटेड होते हैं अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, या गार्जियन उनको ठीक से जो है उनको उस विषय पे जो है वो बता नहीं पाते हैं। ख़ास तौर पे रांची शहर में भी, जहाँ पे भी, जिसे हम लोग कोचा कहते हैं अपने स्थानीय भाषा में, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी या छोटा सा जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, वहाँ पे भी अगर आप जा कर के देखेंगे तो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि हमने उस दौरान ये भी देखा कि बहुत सारी महिलाएं, जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं, जलावन के लिए जो गोबर से बनता है, उसको भी वो लोग तोड़ के जो है सैनिटरी पैड के फॉर्मेट में यूज़ करती हैं। हमारे शहर में हमने देखा है। और अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आए तो बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जिसको हम लोग छाउड़ कहते हैं, अगर आप चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस छाउड़ से भी जो है पैड का वो इस्तेमाल करती हैं। आप अगर कोलियरी बेल्ट में जाएँ, रामगढ़, धनबाद, इस बेल्ट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चारकोल डस्ट को भी पैड के फॉर्मेट में बहुत जगहों पे महिलाएं जो हैं यूज़ कर रही हैं, मतलब एनीथिंग विच सोक्स ब्लड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहाँ पे हम सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। ये अकेले सिर्फ मंगेश झा का या शशांक का या कोई एक व्यक्ति इतने सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। तो यही है कि गाँव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, आज सरकार के पास में JSLPS के माध्यम से सखी मंडलों का इतना बड़ा नेटवर्क है, बड़ा चेन है, तो उनके माध्यम से हम सब गाँव तक पहुंच सकते हैं। ख़ास तौर पे गांव में अगर आप देखेंगे तो बच्चियों के बीच में जो है स्कूल ड्रॉप आउट के केसेस हैं, और मैं तो चाहूँगा कि ये जो मुहिम है, इस मुहिम में सरकार के पास में ANM दीदी, आशा दीदी का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हम चाहेंगे कि वो भी एज अ
मेंटरशिप। वो क्या कर सकती हैं कि गांव के परिप्रेक्ष्य में वो एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर को मेंटेन कर सकती हैं कि आज ये बच्चियों को या बहनों को जो है पहली बार उनको मासिक हुआ है या पीरियड्स हुआ है। क्योंकि आप शहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या अपना घर में भी आप देखेंगे कि जब भी बच्चियों को पीरियड्स होता है तो गार्जियन बड़े सचेत हो जाते हैं, ख़ास तौर पे माँ कि वो बात करती हैं या उसको ज़्यादा समय में जो है उनको फ्रूट्स दे रही हैं, दूध दे रही हैं। तो उसी तरह से गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका भी तो हक है। तो गांव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे वहाँ पे किचन गार्डन का एक प्रावधान है या पोषण वाटिका वो लगा सकते हैं। हमें लगता है शहर में तो हम लोग कम से कम इस मैटर पे बात भी कर रहे हैं, गांव में तो बात भी करने से लोग झिझका करते थे, अब लगता है समय बदलता जा रहा है। जी बिल्कुल, हम ये ज़रूर दावे के साथ कह सकते हैं कि जिन गाँवों में हम लोग काम किए हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर उस गांव में आके आप बात करेंगे तो वो महिलाएं आपसे खुल के, शहर की महिलाओं से ज़्यादा वो खुल के बात करेंगी, यूटीआई के बारे में बात करेंगी, वो आरटीआई के बारे में बात करेंगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एएनएम दीदी और आशा दीदी के माध्यम से जो है, ताकि स्कूल ड्रॉप आउट के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब मासिक होता है या मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है, तो हम लोग उस पर वो मेंटरशिप कर सकते हैं। एएनएम दीदी, आशा दीदी उनके घर के गार्जियन को ये समझा सकती हैं कि आप अपने घर बारी के क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो भी हैं, साग सब्जी, वो लगाएं। क्योंकि आप देखेंगे हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो एनीमिया का भी है। हालांकि बिहार से थोड़ा कम है, बिहार सबसे ज़्यादा है, लगभग 63% महिलाएँ, 63% महिलाएँ वहाँ पर एनीमिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ महिलाएँ एनीमिक हैं तो आने वाले समय में उसका पूरा असर जो है वो जच्चा बच्चा पे भी पड़ता है। तो ये छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है या बहुत ज़्यादा पैसा की आवश्यकता है। बस ये है कि हमें खुल के बात करना है। और अंग्रेजी में कहावत है कि यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो इसी तरह से, और युवाओं पे बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी है। बहुत आसान होता है कि रास्ते चलते हुए आप किसी महिला को छेड़ दें, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक युवा के लिए वो संभव नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी एक बार बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं कि अगर महिलाओं का प्रॉब्लम समझना है तो एक 4 किलो का पत्थर जो है अपने पेट पे तुम बांध के 8 घंटे तक ऐसे ही घूमो, तब समझ में आएगा कि उस माँ को कितना दर्द झेलना पड़ता है एक बच्चे को एक नया जीवन को लाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के माध्यम से मैं समझता हूँ एक कड़ी है, पूरा समाज एक कड़ी है। और ये विषय ऐसा है कि हर एक महिला से संबंधित है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, विशेष से आते हों। तो मैं यही कहूँगा कि लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स एंड यही अपेक्षा रहेगा रांची के समस्त युवाओं से कि वी शुड respect each and every single woman of this city and of our state and of our country, irrespective of caste, color and creed. और मैं ये भी कहूँगा कि let's save each and every single drop of water for the coming generation. तो निश्चित रूप से मंगरू पैडमैन मंगेश ने कई सारी बातों को बताया है आज इस, चूँकि हमारा ये इंटरव्यू जल संचय पर था और मंगरू पैडमैन जो है मंगेश अब चूँकि जल संचय से भी जुड़ चुके हैं, तो हमसे रहा नहीं गया और पैडमैन के बारे में भी हमने जानकारी लेने की कोशिश करी और आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। हम अंतिम सवाल शशांक से लेना चाहेंगे। जल संचय का कार्य कई सालों से देख रहे हैं, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कितने सालों से शशांक जल संचय का कार्य जो है आप देख रहे हैं और आगे क्या कुछ भविष्य इसमें आप लोगों ने सोच रखा है करने की? देखिए 2015 से इस पे काम शुरू किया, जो फेलोशिप का टाइम था, और उसके बाद अभी तो हमारी संस्था भी हो गई और अब तो हम लोग रांची में भी हैं। और ऐसा नहीं कि हमारा काम केवल रांची ज़िला तक ही सीमित है, हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि वैसे जो गांव हैं जहां पे वाकई में ज़रूरत है, जो दूर हो गए, जो स्टेट कैपिटल से दूर हो गए। ज़्यादातर आप देखिए डेवलपमेंट वर्क क्या होता है कि एक जो कैपिटल हुआ स्टेट कैपिटल, उससे ज़्यादा केंद्र में रख करके वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे जो टीम हमारी बन रही है, जो वहाँ गांव से भी जो लोग हमारे साथ जुड़े, तो अब वहाँ से भी युवा लोग आगे आने लग गए हैं। जैसे हमारे टीम में माया दा हैं, माया बेदिया जो वहीं मुनगाड़ी गांव से हैं, रिजुदा हो गए, जो मंगेश भाई के साथ ये लोग बहुत पहले से जुड़े हुए थे मेंस्ट्रुएशन पे जब ये काम कर रहे थे, बट पानी पे भी अब ये हमारे साथ जुड़ गए। और रिसेंटली जो एक प्रोजेक्ट हुआ खैरवा टीकरा में, तो गांव वालों ने, उस गांव के लोगों ने जब जाना कि ऐसा काम हुआ है पानी का, और ये जो गांव था ये 7-8 साल से
अलग अलग जगह पे पंचायत में, प्रखंड में इस गांव के लिए आवेदन दे रहा था, इस तालाब के लिए कि यह तालाब बन जाए। तो हुआ ये था कि बहुत पुराना तालाब था, गाद जमते जमते उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुंच नहीं रहा था। तो उसी गांव के एक व्यक्ति जो थे, उन लोगों ने उनसे, जो रिजूदा और मायादा जो वहाँ लोकल के, जो वहीं ये लोग रहते हैं, उनसे कांटेक्ट किया और तब ये लोग बताएं कि जो भी हम लोग ग्राम का जो अगला प्रोजेक्ट है वो भी गांव ऐसा रिमोट में है और वहाँ हम लोगों को जाके देखना चाहिए और करना चाहिए। तो कोविड के टाइम पे ये प्रोजेक्ट हुआ था। तो आगे हम लोगों का यही कोशिश है कि अब देखिए होता ये है कि आप गांव में गए, हम लोग जल को केंद्र में रखे थे, मगर वहाँ जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं और भी सामने आने लगती हैं। तो एजुकेशन से संबंधित हो गया या हेल्थ से या लाइवलीहुड से। तो लाइवलीहुड का जैसा कि मंगेश भाई बताएं कि हम लोग रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं और लगभग काम शुरू हो गया था, हम लोग स्टार्ट करने ही वाले थे कि ये कोविड का ये हो गया। तो वो दायरा बढ़ता जाता है। तो अभी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या अगला कदम होगा, वो डिपेंड करता है कम्युनिटी पे और जो हमारे और भी जो ग्राम के कार्यकर्ता हैं उनका भी क्या है, कैसे आगे लेकर के जाना है, तो वो भी डिसाइड करेंगे। सबका इसमें मतलब योगदान रहेगा। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि अभी डिफ़ाइन करना मुश्किल है कि हम लोग किस तरफ जाएंगे। सोचा तो ये गया था कि पानी पे ही काम करना है संस्था में, मगर अब ऐसा नहीं है। अब लाइवलीहुड पे भी जा रहा है, एजुकेशन पे भी जा रहा है, आगे हो सकता है हेल्थ पे भी जाए। तो ये प्रयास अब निरंतर मैं उम्मीद करता हूँ कि चलता रहेगा आप लोगों का। जी जी जी। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से मंगेश मंगरू पैडमैन के नाम से मशहूर हो चुके हैं और जल संचय के कार्य में लगे हुए हैं। शशांक ने भी बताया कि जल संचय का कार्य तो हम लोगों ने देखा ही था और किया ही, और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद कई ऐसी समस्याएं दिखती है जिस पे काम करने का लोगों को विचार होता है। वैसा ही 2 उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम आप कह सकते हैं। तो मैं कौशल कुमार लेता हूं आपसे इजाज़त। इस खास मुलाकात में हमने आपको पानी की संरक्षण की कहानी और मंगरू पैडमैन की भी कहानी बताई कि पैड कितने सैनिटरी पैड कितने ज़रूरी है लड़कियों के लिए, उनके जीवन में लिए सारी बारीकी से इन्होंने सभी बातों को रखा है। और निश्चित रूप से आपने जो हमने जल संरक्षण की कहानी बताई है, हम लाइव लगातार रूबरू करवाते रहेंगे ऐसे दिलचस्प कहानी से आपको और ऐसे लोगों से जिन्होंने इस समाज में एक अच्छी पहल के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से समाज को आगे की दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।